ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज हमारे साथ मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते कलाकार चिन्मय मांडलेकर जी है, जिनका नाम सुनते ही उनके द्वारा निभाई गई दिग्पाल लांजीकर जी की 3 फिल्मों में निभाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका हमारे आंखों के सामने आती है। पर अभी उनकी इन यादगार भूमिकाओं में एक और नाम जुड़ गया है द कश्मीर फाइल्स के बाद में। वो है उनके द्वारा निभाया गया आतंकी फारूक मलिक बिट्टा का कैरेक्टर, जो उनकी पिछली भूमिकाओं से पूरी तरीके से अलग है। सबसे पहले तो मैं चिन्मय सर आपका हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं और आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए हृदय से आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद केवल इसलिए नहीं क्योंकि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि बिल्कुल शुरू से राइट फ्रॉम डे वन आपने जिस तरह से हमारी फिल्म को उठाया है, आपने जिस तरह से हमारी फिल्म के पीछे आप बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। सर, ये मैं तो चाहता हूँ, मेरे अनुसार तो ये सभी का कर्तव्य है कि हम ऐसी फिल्म का साथ दें जो एक इतना बड़ा बदलाव एक प्रकार से देश में लेकर के आ रहे हैं। और मैंने तो पहले ही कहा था कि ये केवल एक फिल्म नहीं है, ये एक क्रांति है, रेवोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे वही प्रश्न पूछना चाहूंगा जो आपसे शायद कई बार पूछा गया होगा पिछले करीब एक हफ्ते से। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका से एक इतने क्रूर आतंकी के कैरेक्टर में, तो वो कितना आसान था या कठिन था, या उसका अपना अनुभव आप प्लीज बताइए। आसान या कठिन से ज्यादा वो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जो किसी भी अभिनेता का सपना हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि ड्रीम, कि मेरा पिछला रोल और मेरा आने वाला रोल, इन दोनों रोल्स में इतना बड़ा फर्क हर तरह से हर तौर पे। तो ये मेरे लिए बतौर अभिनेता बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि मराठी में एक बहुत अच्छा वर्ड है, इच्छा भोजन। हम्म। कि जो चाहिए वो खाओ। वो इस तरह से मेरे लिए थोड़ा सा वो हो गया। चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि रोल आप जानते ही हो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा रोल है। बहुत कठिन था। अच्छी बात उसमें ये थी कि पावन खिंड जो हमारा सिनेमा था, उसकी हम्म। शूटिंग हम मार्च 2020 में खत्म कर चुके थे। लॉकडाउन से ओके। 5 दिन पहले हमने शूटिंग अच्छा। खत्म की थी। और कश्मीर फाइल्स की जो शूटिंग है वो दिसंबर 2020 और जनवरी 2020 में हुई। तो मेरे पास बीच में एक अच्छा खासा गैप था। उसके बीच में कोविड का लॉकडाउन हमने पहली बार भुगता था लाइफ में। तो वो एक काफी गैप बीच में जा चुका था और उसके बाद कश्मीर फाइल्स का रोल मेरे सामने आया। तो वो स्विच थोड़ा सा आसान हो गया उस वजह से मेरे लिए। और सर, आपको क्या इस फिल्म से पहले आपको कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के बारे में, नरसंहार के बारे में पता था, या कितना पता था? और जब ये सब आपको पता चला तो उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा था? प्लीज वो बताइए। अ, देखिए, 1990 में जब ये नरसंहार हुआ तब मैं 11 साल हम्म। का था। तब तो कुछ भी पता नहीं था हमें। लेकिन उसके बाद अखबारों में काफ़ी चीज़ें पढ़ते रहे। ये पढ़ते रहे कि दहशतगर्दी की बहुत बड़ी समस्या कश्मीर में खड़ी हो गई है। हम्म। उसका उसका जो एक खामियाजा था हमने भी भुगता है, क्योंकि मुंबई, खास तौर पे मुंबई शहर में जो लोग रहते हैं उन्होंने तो ये दहशतगर्दी फर्स्ट हैंड काफ़ी काफ़ी सारे मौक़ों पर झेली है खुद। हम्म। लेकिन उसके बाद जब बड़े हुए धीरे-धीरे, तब कुछ दोस्त बने जो कश्मीरी हिंदू थे। उनसे ये ज़रूर पता चला कि किस तरह से उन्हें रातों-रात अपना घर छोड़ना पड़ा। किस तरह से वो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो जेनोसाइड हुआ है, जो नरसंहार हुआ है, जो अत्याचार हुए हैं, उनके बारे में मैं एक भारतीय नागरिक होने के बावजूद आज बड़ी लज्जा होती है ये कहते हुए कि उसके बारे में नहीं पता था कुछ भी। पहली बार तब पता चला जब द कश्मीर फाइल्स की स्क्रिप्ट पढ़ी, और मेरा पहला रिएक्शन यही था कि क्या ये वाकई में हुआ है, कि ये सचमुच हुआ है? दिस इज द क्वेश्चन आई आस्क्ड इवन राइटर एंड डायरेक्टर मिस्टर विवेक अग्निहोत्री, एंड ही सेड कि जो हुआ है उसका सिर्फ एक हिस्सा हम दिखा रहे हैं, बाकी तो बहुत कुछ हुआ है। तो जिस तरह से कश्मीर फाइल्स देख के आज लोगों का रिएक्शन हो रहा है कि अरे हमें तो ये सब पता ही नहीं था, मेरा लगभग वही रिएक्शन वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हुआ था। और सर, अभी द कश्मीर फाइल्स को जो सफलता मिली है बॉक्स ऑफिस पर,
उसके बाद में क्या आप बॉलीवुड में या ओवरऑल इंडियन भारतीय सिनेमा में आगे आप क्या बदलाव देखते हैं, मतलब क्या बदलाव ये फिल्म लाएगी, या आपका क्या अनुमान है कि क्या ऐसी और फिल्में बनेंगी या इससे क्या चेंज आएगा? देखिए, उसकी जो सफलता है, जो एक उसकी कमर्शियल सफलता जो है, वो हम्म। बहुत ही चौंका देने वाली है। आज ही मुझे पता चला कि 200 करोड़ का मार्क फ़िल्म क्रॉस कर चुकी है अब। क्रॉस कर चुके हैं। अ, ट्रेंड सेटिंग फ़िल्में काफ़ी आती हैं। मतलब आप अगर पूरा इतिहास फ़िल्मों का निकालें, तो एक फ़िल्म ऐसी आती है जो पूरा अगले 5-10 साल का रुख बदल देती है। फिर वो तो बदल देती चाहे है। लव स्टोरी हो, जैसे लगान फ़िल्म आई थी। लगान से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिकेट के ऊपर एक 3 घंटे की पूरी पिक्चर बन जाएगी। लेकिन लगान जिस तरह से आई, जिस तरह की सराहना लगान को मिली, तो हम सोचने लगे फिर उसके बारे में। दिल चाहता है फ़िल्म आई थी। वो हम्म। इट वाज़ अगेन अ ट्रेंड सेटिंग फ़िल्म इन मेनी वेज़। या लक्ष्य फ़िल्म आई थी। तो ऐसी बहुत सारी फ़िल्में होती हैं जो एक तरह का ट्रेंड सेट करती है। मराठी में फरजंद है उस तरह की फ़िल्म, क्योंकि बिल्कुल। फरजंद के पहले कोई हिस्टोरिकल्स बना नहीं रहा था मराठी में। हम्म। अब कश्मीर फाइल्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का ट्रेंड शायद हो सकता है कि जो अब तक पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से कुछ चीजें जो अब तक कही नहीं गई हैं, उनको शायद कहा जाएगा। कि एक होता है ना कि यार ये सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर बवाल हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो वो जो एक पॉलिटिकल करेक्टनेस होता है, उस वजह से शायद कुछ विषय, कुछ सब्जेक्ट्स आज तक साइडलाइन किए गए, दरकिनार किए गए। कश्मीर फाइल्स शायद ये ट्रेंड ला सकती है कि लोग बेबाक तरीके से, लोग यानी निर्देशक, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, निर्माता। बेबाक तरीके से अपनी बात शायद कह पाएँ आगे जाकर, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कमर्शियल सक्सेस ऑफ द फ़िल्म। क्योंकि आप देखिए ना, कश्मीर फाइल्स 3 घंटे की फ़िल्म है। मतलब लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं, आजकल तो 2 घंटा 20 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। कश्मीर फाइल्स में एक भी उस तरह का एक भी गाना नहीं है। देयर इज़ नो रोमांटिक एंगल, देयर इज़ नो ह्यूमर, कोई कॉमेडी नहीं है फ़िल्म में। इट इज़ अबाउट अ ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट ट्रेजेडी एंड स्टिल मतलब मुझे परसों एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे जय संतोषी माँ फ़िल्म आई थी, तब हम्म। मतलब लोग झुंड में जाके वो फ़िल्म देखते थे साथ में। उस तरह का रिस्पॉन्स कश्मीर फाइल्स को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों के चॉइस में आपका जो विश्वास है, वो दृढ़ करती है ऐसी फ़िल्में। मैंने तो कई जगहों से रिएक्शन पढ़े कि कई सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर जो वर्षों से बंद पड़े हुए थे, कोविड के पहले से बंद पड़े हुए थे, जिनकी जो जी। चेयर से वो उनमें जंग लग गया था, ऐसे थिएटर्स भी इस फिल्म के कारण दोबारा से उन्हें एक जीवन मिला है। ऐसे कई सारे रिएक्शंस मैंने अलग छोटे छोटे शहरों से, मैंने गांवों से मैंने देखे हैं। देखिए, कश्मीर फाइल्स के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, मतलब एक तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि 32 साल के बाद कश्मीरी हिंदुओं की समस्या पर किसी ने बात की। हम्म। ये विषय उठा, उस पे आज लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, सही गलत जो भी है। उसकी दूसरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स या टियर 2 सिटीज़ हम जिसको कहते हैं, कि स्मॉल टाउन्स, गाँव, यहाँ पर जो थिएटर्स बंद हो गए थे, यहाँ पर जो एक पिछले कुछ सालों से बहुत ही नीश तरह का ऑडियंस बन गया था कि जो सिर्फ मल्टीप्लेक्स में जाएगा या ओटीटी पे फ़िल्म देखेगा। लेकिन वो जो हमारा जो ऑडियंस, जो आज भी मेरे ख़्याल से भारत का जो ऑडियंस है, जो थिएटर में जाना चाहता है, जो वो एक्सपीरियंस थिएटर में लेना चाहता है सिंगल स्क्रीन थिएटर में, वो अगर कश्मीर फाइल्स की वजह से, जैसे आप कह रहे हैं कि वो थिएटर खुल गए हैं, तो हमारे पूरे व्यवसाय के लिए, पूरे ट्रेड के लिए ये बहुत, बहुत ही अच्छी बात है। और सर एक बात जो मुझे इस फिल्म की सबसे बढ़िया लगी जो इसने अचीव किया है, वो ये कि आज तक आपने देखा होगा काफी सारे क्रिटिक्स या बॉलीवुड के कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स आदि है जो हमेशा कहते थे कि भारत की जनता को आर्ट की कदर नहीं है, या आर्ट समझ में नहीं आता, यहाँ के लोगों को तो बस मसाला एक्शन फिल्में देखना पसंद होता है, मसाला एक्शन फिल्में ही चलती है, जो आर्टिस्टिक फिल्में होती है वो देखते नहीं है। पर द कश्मीर फाइल्स ने ये दिखा दिया है कि नहीं, ऐसा कंटेंट भी चल सकता है, और ये लोग केवल शहरों में ही नहीं, छोटे छोटे गांव में भी लोग ऐसा कंटेंट देख सकते हैं जिसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है, और फिर भी इस फिल्म ने छोटे छोटे गांव की ऑडियंस को भी थिएटर तक लाया है। यार प्रतीक, मैंने ना कभी ऐसा माना ही नहीं कि ऑडियंस को समझता नहीं, ऑडियंस को यही चाहिए, वो ही चाहिए। कुछ लोग ऐसा आ- बोलते हैं, मैंने कई बार सुना हुआ है। आज तक तुम अगर फिल्म का इतिहास उठाकर देखोगे, तो वो सारी फ़िल्में हिट रही हैं जिन्होंने उस वक़्त के ट्रेंड को तोड़ा है। जो जो कहते हैं ना कि नहीं ऐसा ही चलता है।
उसके अलावा कुछ चलता नहीं। वो जिसने तोड़े, आप शोले से ले लो, शोले के पहले लोग कहते थे कि नहीं वो गाने होने चाहिए, लव स्टोरी होनी चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए। शोले ने पूरा का पूरा खटाक से ट्रेंड तोड़ के एकदम वायलेंस लेके आ गए। या हमारे बचपन में शिवा नाम की एक फिल्म आई थी राम गोपाल वर्मा की, जिसमें मतलब इतनी ट्रेंड सेटिंग फिल्म थी वो कि फाइट्स भी बड़े रियलिस्टिक थे, बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा अलग था, वो फिल्म चल गई। इट वाज अ तेलुगु फिल्म, डब्ड इन हिंदी, बट स्टिल। सो बाहुबली ले लो आप, किसने सोचा था बाहुबली आने से पहले के, जैसे चंदा मामा की स्टोरीज नहीं पढ़ते थे हम बचपन में, तो बाहुबली तो चंदा मामा की स्टोरी है, तो किसने सोचा था कि चंदा मामा की स्टोरी इतनी चलेगी, लेकिन बाहुबली चल गई। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप कन्विक्शन से चीज बनाओगे ना, तो लोग हैं, भारत इतना बड़ा देश है, इतने विभिन्न तरह के लोग यहाँ रहते हैं, पीपल आर देयर टू वॉच योर फिल्म इफ यू मेक इट विद 101% कन्विक्शन। पर सर कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी इस फिल्म के बारे में निगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्स के आधार पर तो इस फिल्म को कोई भी काउंटर नहीं कर पा रहा। मैंने जितने भी कुछ निगेटिव बातें जो लोग कर रहे हैं उनके भी जो मैंने ट्वीट्स पढ़े या पोस्ट वगैरह पढ़े, तो वो लोग भी कुछ ऐसे ही मतलब कुछ वीडियो शेयर कर रहे हैं या दूसरी तरह से वो फिल्म को टारगेट कर रहे हैं कि भाई इस फिल्म के मेकर्स को पैसे डोनेट कर देना चाहिए, इतने पैसे कमा रहे हैं। आज तक दूसरी फिल्मों के बारे में तो उन्होंने ऐसा कहा नहीं, पर इस फिल्म के बारे में स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि भाई इस फिल्म के पैसे क्यों डोनेट नहीं कर रहे वो। मतलब फैक्ट्स के आधार पर तो कोई भी इसे काउंटर नहीं कर पा रहा, लॉजिकली एक आर्गुमेंट भी वो नहीं दे पा रहे कि भाई किसी एक सीन को भी वो गलत साबित कर सके। पर फिर दूसरी तरीके से जो निगेटिविटी स्प्रेड की जा रही है, प्लीज उस पर आपको क्या लगता है? यार देखो, मतलब आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि धरती फ्लैट है, धरती गोल नहीं है। अब अगर ऐसे लोग हैं तब तो औरों के बारे में हम क्या कहें। नेगेटिविटी जिनको स्प्रेड करनी उनको करने दो, हमारा काम फिल्म बनाना था, हमने बनाई। जनता का इतना प्रेम अभी भी मिल रहा है, शायद आगे भी मिलता रहेगा। अब जैसे आप पर फूलों की वर्षा होगी, उस तरह से कोई पत्थर भी मारेगा, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा, लॉजिकली आप काउंटर करो। आप, ये हो सकता है कि आप फिल्म देखो और आप कहो कि आई डोंट अग्री विद दिस फिल्म, आई एब्सोल्युटली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई फिल्म। आपको पूरा हक है ये कहने का, और मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन जो लोग बिना फिल्म देखे उसके ऊपर बात कर रहे हैं, या जो लोग अब ये डोनेट कर दो, अरे कर देंगे, वो मेकर्स का चॉइस है ना, उनको अगर करना, और अगर किया भी होगा, अब इससे पहले किया होगा, बाद में करेंगे, आपको क्यों बताए भाई आके? आप कौन हो? बिल्कुल। आप वो ऊंट पे बैठ के आप भेड़ मत वहां पे चलाना सिखाओ हमको कि कैसे होना है। वो उनका चॉइस है, वो करेंगे। वो शायद डोनेट कर दे या वो उस पैसे को लेकर आगे 5 ऐसी और फिल्में बनाए, वो उनका चॉइस है। सो आई थिंक सी परसेंटेज अगर हम देखें ना, तो जिस तरह का प्यार लोगों से मिल रहा है, और मैं लोग जब कहता हूं तब मैं वो लोग कहता हूं जिनको इस सब झमेले से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ एक पता होता है कि मैं जाके फिल्म देखने वाला हूँ। वो फिल्म मुझे शायद अच्छी लगे ना लगे, वो शायद मुझे फिल्म अंदर तक टच करे ना करे। अब मुझे कल ही पता चला कि तमिलनाडु में ये जब फिल्म रिलीज हुई थी, तब सिर्फ 3 थिएटर्स में रिलीज हुई थी और उसके 3 शो थे सिर्फ। आज तमिलनाडु जैसे स्टेट में इसके ऑलमोस्ट ट्रिपल या क्वाड्रुपल शोज लग चुके हैं। काफी सारे थिएटर्स में फिल्म है जहां पर हिंदी फिल्में देखी नहीं जाती, वहां पर कश्मीर पर बनी हुई एक फिल्म लोग जा जा कर देख रहे हैं। नाउ दिस टेल्स यू दैट द फिल्म इज टचिंग पीपल एट ऑल लेवल्स। सो दोज हु डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस, वो वही मैंने कहा ना कि आज ऐसे लोग हैं, आज भी हैं, जो कहते हैं कि नहीं धरती फ्लैट ही है, धरती गोल है ही नहीं। तो चलो ठीक है भाई। और सर मैं उस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। शूटिंग के समय कुछ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे शायद लग रहे थे, तो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने विरोध किया था, शूटिंग रुकवा दी थी। तो प्लीज उसके बारे में बताइए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं था, क्या था, हम मसूरी में शूट कर रहे थे, और मसूरी का बहुत ही अहम इलाका है, बहुत सेंट्रल एक चौक है, लाइब्रेरी चौक कहते हैं जिसको। पीछे एक बहुत ही पुरानी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, और बहुत मतलब मेन मार्केट, वहां पे वो जो आप जो देख रहे हो वहां शूट हुआ है। अब एक दिन पहले से हमारा जो प्रोडक्शन डिजाइन, जो सेट लगाने वाले लोग थे, उन्होंने जो आजू बाजू के दुकान थे वहां पे वो पेंट वेंट करना शुरू कर दिया था। तो उस पे वो लिखा भी था कि इंडियन गो बैक और ये सब, आजादी वगैरह सब कुछ। तो और मेरा जो होटल था वो बिल्कुल वहीं बगल में था। तो मैं देखता था होटल से कि लोग, अच्छा ये वक्त था
मैं डेट भी आपको बता सकता हूँ, 24 या 23 दिसंबर को शूट हुआ था ये। तो इट वाज पीक टाइम ऑफ वेकेशन सीजन। कोविड की वेव, पहली वेव खत्म हुई थी, लोग उमड़ के बाहर आए थे न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए। मतलब मसूरी वाज फुल ऑफ टूरिस्ट्स। तो लोग आते जाते वो देखते थे कि ये क्या लिखा है, इंडियंस गो बैक क्यों लिखा है। तो हालांकि बात तब किसी ने कुछ पूछा नहीं कि ये पता नहीं ये क्या है। और दूसरे दिन हम शाम को एक लगभग 4 बजे से के बाद वो सीन शूट करने वाले थे, जो मेरा पहला भाषण जो है, जो मैं जीप पे खड़े हो। अब देहरादून और मसूरी से लगभग 300-400 जूनियर आर्टिस्ट्स आए थे, वो जो आप भीड़ देखते हैं सामने, तो वो लोग आ गए। अच्छा, मसूरी का एक ऐसा शहर है जहाँ पे रास्ते इतने छोटे हैं कि एक गाड़ी भी रुक जाए तो ट्रैफिक जैम हो जाता है वहां पे। ऐसे शहर में हमने वो पूरा ट्रैफिक रुकवा दिया था फॉर 2 आवर्स। इट वाज ऑफ कोर्स परमिशन वर्मिशन सब कुछ लेके। और वो लोग जमा हो गए और विवेक जी ने मुझे आके कहा कि देखो, करना ये है कि हम इसके 6 या 7 टेक्स अलग अलग एंगल से लेंगे, मतलब क्राउड, तुम क्लोज, ये वो सब कुछ। तो तुम 6-7 बार उसको स्टार्ट टू एंड बोल दो स्पीच, और वो उसी इंटेंसिटी के साथ बोलना। ओके सर, डन। तो मैं जीप पे चढ़ गया, मैंने बोला सर एक रिहर्सल कर लेते हैं पहले। तो सर ने कहा। तो जैसे मैं रिहर्सल के लिए वो डायलॉग्स मैंने बोलने शुरू किए, तो वो जो भीड़ इकट्ठा हुई थी 300-400 लोगों की, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा नहीं ये क्या है, ये क्या बात कर रहा है, अल जिहाद और ये सब क्या चल रहा है, हम नहीं करेंगे, ये कौन सी फिल्म है, ये कौन है। मुझे तो वहां कोई उस तरह से जानता नहीं था। उधर तो उन्होंने एक वहां पे काइंड ऑफ एक हड़ताल कर दी कि हमें नहीं करना ये सब। तो वहां बड़ा टेंस माहौल हो गया, क्योंकि पूरा शहर का ट्रैफिक रोक के रखा हुआ था, अब फटाफट शूट करना है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम शूटिंग नहीं करेंगे। तो फिर मैंने, विवेक जी उनको समझाने लगे, तो मैंने कहा कि सर मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं वहीं पे जीप पे खड़ा हो गया, मैंने बोला सर देखिए, ये जो फिल्म है ये बहुत जरूरी फिल्म है, मैं विलन हूँ इस फिल्म का, तो मैं जो अभी बातें कहने जा रहा हूँ वो है फिल्म में, लेकिन आप चिंता ना करें, फिल्म इसके बारे में नहीं है। एंड देन मैंने फरजंद और फतेह शिकस्त की कुछ तस्वीरें, कुछ वो ट्रेलर के क्लिप्स यूट्यूब पे जो है वो मैंने दिखाया कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं मराठी फिल्मों में काम करता हूँ, मैं वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करता हूँ। तो वो थोड़े से ठंडे हो गए कि अच्छा हाँ ओके। फिर उनमें से कुछ लोगों ने पहचान लिया कि अच्छा ये तो क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर बन के भी आता था पहले। तो ये सब हो गया। तो फिर हमने एक उस पे एक मांडवली की, जिसको मराठी एक वर्ड है मांडवली, कि हर टेक के बाद वो नारे जो भी है जो फिल्मों में आप देखते हैं वो हम लगाएंगे, लेकिन हर टेक के बाद भारत माता की जय कहना भारत पड़ेगा। माता की जय बोल। मैंने बोला चलो उसमें क्या है, आप तो कभी भी कह सकते हैं। तो हुआ ये कि 6-7 टेक्स जो भी हुए, जैसे ही कट बोलते थे विवेक सर, मैं वहीं से चिल्ला देता था भारत माता की, तो लोग जय बोलते थे। और फिर वो इतना सिलसिला कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जो बोले सो निहाल, वो मतलब वो पूरा माहौल बन गया अगले 2-2.5 घंटे के लिए। और फिर दे हैड नो, एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स अबाउट व्हाटएवर वी वर शूटिंग। एंड द क्राउड ऑफ ऑलमोस्ट 500 पीपल, दे कोऑपरेटेड लाइक ब्रदर्स। मतलब फिर वो फटाक से निकल गया सीन हमारा वहां पे। सर आपको लगता है कि अभी द कश्मीर फाइल्स आने के बाद में छत्रपति संभाजी महाराज जी के शौर्य, पराक्रम और बलिदान पर भी फिल्म बनाने की हिम्मत कोई प्रोड्यूसर करेगा आगे जाकर? हमने बीच में देखा था कि एक ट्रेलर भी आया था एक ऐसी फिल्म का, पर वो पता नहीं वो फिल्म कहाँ चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। तो क्या अब इसके बाद ऐसी कोई फिल्म बनने की हम संभावना देखते हैं? बननी तो चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, छत्रपति पर संभाजी आज महाराज तक को बननी चाहिए। पर आज तक आज ऐसा क्यों? कोई क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखो एक तो है प्रतीक के मराठी में, जैसा आपने कहा कि एक कोशिश हो चुकी है। मराठी में कुछ पिछले कुछ सालों से बजट के और इसके उसके बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, वो एक अलग विषय है बात करने का, तो हम उसको रख देते हैं साइड में। अब हमने जब ये शिवराज अष्टक शुरू किया, तो हमारे मन में तो था कि 8 फिल्में बनानी है, लेकिन जब फर्जंद बना रहे थे तब किसी को पता नहीं था। अगर हमने ये भी कहा था कि अगर ये नहीं चली तो कहाँ से बनाएंगे 8 फिल्म। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की वो कृपा है कि वो अब यहाँ तक पावनखिंड को तो मतलब फिनोमिनल रिस्पॉन्स मिला है। आज ओटीटी पे फिल्म है, फिर भी थिएटर में हाउसफुल शोज जा रहे हैं उसके। शेर शिवराज बन के रेडी है, और शेर शिवराज अब 22 अप्रैल को आ रही है। कल आपने भी उसका टीजर मैंने शेयर किया। ट्रेलर रिव्यू किया था, टीजर रिव्यू। तो
बिल्कुल, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि छत्रपति संभाजी महाराज का जो पराक्रम और बलिदान है, उसको भी जनता के सामने लाया जाए। उस पे एक बहुत बढ़िया टेलीविज़न शो हम्म, ज़ी मराठी ने बनाया, डॉक्टर अमोल कोल्हे ने वो रोल किया। हम्म। लेकिन अगर फ़िल्मी पर्दे पर भी उसे लाने की कोशिश होनी चाहिए। अगर हमारी तरफ से कुछ बन पड़े तो हम ज़रूर करेंगे उसको। नहीं, मैं तो जरूर चाहूंगा, इस पर प्रयास होना चाहिए। और सर, कभी आपको ऐसा डर लगता है जब आप किसी ऐतिहासिक फिल्म की अनाउंसमेंट सुनते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इतिहास पे फिल्म बन रही है, तो कभी आपको डर लगता है कि कहीं उसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए? अब जैसे कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म में हम देख रहे हैं, पल्लवी जोशी जी का जो कैरेक्टर है, एक लेफ्ट की विचारधारा से है वे। तो आपको कभी ऐसा डर लगता है कि ऐसी कोई फिल्म किसी मतलब उस फिल्म में कोई इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो, या कभी आपको ऐसा डर लगता है जब अनाउंसमेंट सुनते हैं आप हिस्टोरिकल फिल्म के बारे में? देखिए, अ, डर मतलब हाँ, ये लगता है हमें हमेशा कि भाई आप जो भी बनाओ, आप हिस्टोरिकली यू रिमेन एक्यूरेट होना चाहिए। लॉयल टू द हिस्ट्री, यू रिमेन ट्रू टू द हिस्ट्री। देखिए, हम्म, सिनेमैटिक लिबर्टी जिसको हम कहते हैं ना, कि वो तो होती है। हम्म, वो हर आप क्योंकि आप फ़िल्म बना रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म नहीं बना रहे हो। हम्म, तो एक हद दूसरा चीज़ यहाँ-वहाँ होता है। लेकिन आप पूरा का पूरा तथ्यों को अगर बदल देंगे, तो फिर वो प्रॉब्लमैटिक है। और आजकल क्या हो गया है प्रतीक, आजकल बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट, बिकॉज़ ऑफ सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू कैनॉट हम्म, चीट पीपल वेरी ईज़िली। यू कैनॉट चीट पीपल। आप अगर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर भी देंगे, लोग पकड़ लेंगे आपको। बिल्कुल। अब कश्मीर फाइल्स का ही देखिए ना, वो मेरा जो इंटरव्यू वाला सीन है, फ़िल्म की रिलीज़ से पहले ही लोगों ने जाकर वो बिट्टा कराटे का ओरिजिनल इंटरव्यू निकाल के उसके मीम्स, फ़िल्म रिलीज़ होने के पहले ही ट्रेलर के बाद वो वायरल हो गए थे। तो अब मुझे बड़ी हँसी आई, वो जो मेरा और पल्लवी जी का एक फ़ोटो है, जो उस सीन में दिखता है, हाँ, हाँ। जहाँ पे कृष्णा मुझसे मिलने बिल्कुल। आता है। तो हमने वो हम्म, जब फ़ोटो खिंचवाया था, वो जो लगाया था, तो मैं और पल्लवी जी आपस में बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि लोगों को पता चलेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं या किसके बारे में कहना चाह रहे हैं, या रेफ़रेंस पता चलेगा लोगों को। तो पल्लवी मैम ने कहा कि कौन देखता है, पीछे दीवार पे फ़ोटो लगी है, शायद पता ना चले, हम वही अपना हम्म, अपनी डिटेलिंग के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं देखता हूँ, पीपल हैव गॉन ऑन नेट, पीपल हैव फाउंड आउट व्हिच वाज़ द रियल लाइफ फोटोग्राफ, दे आर पोस्टिंग बोथ द फोटोग्राफ्स टुगेदर। सो आजकल आप वो जो गाना था ना मनोज कुमार जी का, ये जो पब्लिक है ये हम्म, सब जानती है, सब वो जानती है। आज के दौर में बहुत 101% सही है वो गाना। आप किसी को चीट नहीं कर बिल्कुल। सकते आज। और सर, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि अभी अजय देवगन जी ने भी एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, अभी 4 5 6 महीने ही हुए होंगे। तो हुँ, उन्होंने उन्होंने भी ये बात उठाई थी कि हमारे इतिहास के साथ कैसे छेड़छाड़ हुई है, ब्रिटिशों ने कैसे हमारे इतिहास में काफी सारे चेंजेस किए, और आज भी हम उसी इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं। तो बिल्कुल। काफी सारी जो यंग जनरेशन होती है वो चाहती नहीं कि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ हो, या उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता, पर फिर भी जो बचपन से हम बातें पढ़ते आ रहे हैं, काफी सारी तोड़ मरोड़ की हुई बातें भी हम पढ़ते हैं। तो ये बात खुद अजय देवगन जी ने भी कही थी, और इसी कारण से मैंने कहा कि जब हिस्टोरिकल फिल्म्स आती है तो उस समय चिंता होना हमें हमारा स्वाभाविक भी होता है। और दूसरी बात, जब आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, 1990 के समय भी थी, पर फिर भी उस इतिहास को सामने ही नहीं आने दिया गया। 32 वर्ष हो गए, फिर भी किसी देश के ज्यादातर लोगों को, युवाओं को पता ही नहीं था। तो जब आज के समय में इतना इतिहास को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इतना इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो सोचिए पिछले 150 वर्षों में जब ब्रिटिशों ने यहाँ पर जो भी उनका एजुकेशन सिस्टम लगाया, तो कितना ज्यादा हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुई होगी, कितना मैनिपुलेट किया गया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है, एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ अजय देवगन सर। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक बहुत ही अहम बात कही थी कि ब्रिटिशों का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस, इट इज़ बिकॉज़ दे वांट टू क्रिएट क्लर्क्स एंड हम्म, पीपल हू कैन डू देयर क्लेरिकल जॉब्स। तो अगर मुझे क्लर्क तैयार करना है, तो मैं उसे उसके इतिहास के बारे में बहुत कम बातें बताऊँगा। क्योंकि क्लर्क वो होता है जो जिसको मैं कहूँ कि काम करो, वो काम करे चुपचाप। वो ज़्यादा सवाल ना पूछे। तो वो जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में महात्मा फुले ने से लेकर अभी बिल्कुल कुछ महीनों पहले शशि थरूर जी की एक बहुत बहुत ही कमाल की स्पीच और उसके ऊपर की किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की। वो हम्म, ज़रूर पढ़नी चाहिए सबको। और कि किस तरह से ब्रिटिशों ने भारत का शोषण किस किस लेवल पर किया है। अगर
ये हमारे सामने इतिहास के तौर पे रखा गया है, तो आप सोचिए कितनी सारी बातें हैं जो हमारे इतिहास में हमको पता ही नहीं। अब जैसे कश्मीर फाइल्स में ही ले लीजिए आप, ललितादित्य का नाम आता है उसमें, राजा ललितादित्य का, जो कश्मीर के बहुत वीर और बहुत जिसको कहते हैं ना कि मूल पुरुष, हम मराठी में जिसको कहते हैं कि जैसे महाराष्ट्र के मूल पुरुष कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उस तरह से ललितादित्य। आपको, मैं तो नहीं जानता था ललितादित्य के बारे में, मुझे वो कभी पढ़ाया नहीं गया किसी स्कूल में। तो ये बातें जो है वो अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो इंफॉर्मेशन का एज है, सोशल मीडिया का एज है, उसके उस उसके जो क्या मैं कहूँ, कॉन्स बहुत सारे हैं, उसके गैर फायदे बहुत सारे हैं कि बहुत उसकी वजह से बहुत कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन उसके फायदे भी बहुत सारे हैं। सर, फिल्म का कोई ऐसा कोई डायलॉग या कोई ऐसा सीन जिसको करते समय आपको अंदर से संकोच हुआ होगा कि मैंने ये कैसे कर पाऊंगा, या मतलब आखिरी सीन तो है ही, उसके बारे में तो मैंने सुना भी है, पर फिर भी और भी कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जो करते समय आपको संकोच हुआ हो कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या कुछ चीज फिर उस सीन को कैंसिल कर दिया हो, या ऐसा कुछ कोई प्लीज ऐसे बिल्कुल एक दो। बिल्कुल नहीं। देखिए, विवेक जी का जो रिसर्च है और विवेक जी का जो लेखन है वो इतना सशक्त है कि he was 101% convinced about what he wanted to do and what he wanted to show. So there is not a single scene which was written in the script and then उन्होंने कहा कि यार छोड़ो, इसको नहीं करते या इसको निकाल देते हैं। Whatever was in the script is on the screen. हाँ, एडिट में थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाता है क्योंकि फिल्म की लेंथ भी आपको देखनी पड़ती है। आखिर का जो सीन है, जो क्लाइमैक्स है फिल्म का, दैट वाज ऑफ कोर्स द मोस्ट difficult part to shoot because of logistical and practical reasons also. वो जो आप लोकेशन जो देखते हैं वो लोकेशन देहरादून में है, और वो एक सॉ मिल है बहुत बड़ी, और वो एरिया काफी खुला है, बहुत ओपन एरिया है। तो जब हम शूट कर रहे थे, हम 2 दिन शूट कर रहे थे वहां पे, तो जब हम शूट कर रहे थे तो वहां पे मतलब हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी थी, क्योंकि अनुपम जी का नाम पता चल गया था सबको कि अनुपम जी इज देयर इन द फिल्म, सो पीपल हैड कम टू वॉच हिम। तो अब यूनिट के लोग या फिर देहरादून के लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग थे, पुलिस से लेकर सब कोई, दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो जो सीन आप देखते हैं वो बहुत आजू बाजू में जो फ्रेम के बाहर है बहुत बड़ा क्राउड है वहां पे, तो ऐसे में वो स्ट्रिपिंग का सीन कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो वी वर ऑल अ बिट, आई वुड से अ बिट वरीड, लेकिन अगेन आई वुड गिव 100% मार्क्स टू विवेक सर एंड पल्लवी मैम एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डायरेक्टर। दे वर अवेयर ऑफ व्हाट वी वर गोइंग टू शूट, तो उन्होंने हमको बहुत कंफर्टेबल किया था। मैं और भाषा एक दूसरे से लगातार बात कर रहे थे। मैंने भाषा को एक ही बात कही थी, क्योंकि वो स्ट्रिपिंग का सीन था, तो मैंने कहा था कि चाहे जो भी हो जाए, एज अ पर्सन, एज अ को एक्टर, एज अ वुमन, आई विल नॉट लेट यू लूज योर डिग्निटी। मतलब मैं, मेरे एक्टिंग में इतना कभी नहीं बह जाऊंगा कि मुझे वो उस बात का इल्म ना रहे या उस बात की अवेयरनेस नहीं रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो हम उसी श्रद्धा के साथ वो सीन शूट हुआ। और अनुपम जी भी ऑफ कोर्स थे ही, मतलब हिज प्रेजेंस वाज वेरी रीअश्योरिंग बिकॉज ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द सीन। तो वो डिफिकल्ट पार्ट्स थे सारे, लेकिन ऐसा एक भी लफ्ज नहीं है जो स्क्रिप्ट में लिखा गया हो और बाद में आकर विवेक जी ने कहा हो कि यार ये नहीं करते या इसको बदल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। नॉट एट ऑल। सर, आज हम देखते हैं कि हर कोई अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट दिखाना चाहता है। मैंने कई सारे फिल्म की प्रशंसा कई सारे एक्टर्स ने की है, वो भी देखा, पर फिर भी उन्होंने भी अपने आप को एक प्रकार से पॉलिटिकली करेक्ट रखते हुए ही द कश्मीर फाइल्स की प्रशंसा की है। मतलब डायरेक्टली फिल्म में जो बातें दिखाई है उसका समर्थन नहीं किया, या डायरेक्टली कश्मीरी हिंदुओं के प्रति संवेदना भी व्यक्त नहीं की, पर उन्होंने बस अनुपम खेर जी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, या ये पल्लवी जोशी जी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, मिथुन दा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, बस ऐसा ऊपर ऊपर से उन्होंने अपने को मतलब एक प्रकार से डिप्लोमेटिक रखते हुए, अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट रखते हुए उन्होंने फिल्म की प्रशंसा की है। तो जब सब अपने आप को आज पॉलिटिकली करेक्ट दिखाना चाहते हैं सामने, तो ऐसे में जब आपके सामने ये स्क्रिप्ट आई, या आपको जब कहा गया कि ये फिल्म आपको करनी है, तो आपको लगा कि संकोच हुआ कि ये मैं करूंगा तो मेरी इमेज पर या आगे मुझे पता नहीं लोग क्या सोचेंगे या कैसे रिएक्शंस मिलेंगे, सब अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट दिखाते हैं, पर ये फिल्म तो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, तो कोई संकोच हुआ था आपको?
देखो प्रतीक, एक तो पॉलिटिकली करेक्ट होने में कोई बुराई नहीं है। आप बिल्कुल, आपको होना चाहिए पॉलिटिकली करेक्ट। आई डोंट थिंक कि ये कोई बुरी बात है कि लोग पॉलिटिकली करेक्ट हो गए, क्योंकि मेरे लाइफ में क्या ताने बाने हैं, और मैं अगर एक हाथ बात कह दूंगा तो वो मुझे किस तरह से पर्सनल लेवल पे अफेक्ट करेगी, ये जज कोई और नहीं कर सकता। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। आप प्रशंसा कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने की है। देयर हैव बीन, मतलब जो हमारे लिए स्टार्स हैं आज के जमाने में भी, राइट फ्रॉम मिस्टर सुनील शेट्टी से लेकर रितेश देशमुख सर से लेकर बहुत लोगों ने तारीफ की है उसकी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल पीपल हु हैव प्रेज्ड अस। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तब आप जो जो कह रहे हैं वो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। इसकी एक वजह ये है कि देखिए, आई हैव नथिंग टू लूज। मैं मराठी फिल्मों में काफी सालों से काम कर रहा हूँ, और मराठी की पिछली जो 3 सबसे सुपरहिट फिल्में हैं उनमें मैं लीड रोल में हूँ। मेरा कभी भी ये एम्बिशन नहीं रहा है कि मुझे किसी भी तरह से, चाहे छोटा मोटा भी हो जाए, मैं बॉलीवुड में रोल करना ही है मुझे। आई नेवर हैड दिस एम्बिशन। आई ऑलवेज क्रेव फॉर अ गुड रोल, फिर वो चाहे मुझे मराठी में मिले, हिंदी में मिले, कल किसी और भाषा में मिले, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। दूसरी बात, मैंने जब ये फिल्म पढ़ी पहली बार तो मुझे ये बिल्कुल दिल से लगा कि ये जो बात, ये जो फिल्म कह रही है, ये कहीं जानी चाहिए, और अगर मैं इस फिल्म का हिस्सा बन सकता हूं तो व्हाई नॉट। फिर फिर आप नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। आपको अगर याद हो, बिकॉज यू आर मराठी, झेंडा नाम की फिल्म आई थी एक, जो मेरी पहली पहली फिल्मों में से एक थी। जब हमने वो फिल्म की थी तभी भी हमें बहुत ही प्रेशर का सामना करना पड़ा। फिल्म एक बार बैन हो गई, फिर वो रिलीज हुई, फिर चली, जो भी था। तब भी ये लोगों ने कहा था कि आपको लगा नहीं था कि यार ये, मतलब जिस पे कोई बात नहीं करता उस पे आपने फिल्म बना दी। तभी भी मुझे ऐसे लगा कि ये बात ऐसी है जो कही जानी चाहिए, और वो हमने कह दी। और वो बिल्कुल, हमने, हमारा कहने में उसका इंटेंशन बिल्कुल पाक साफ था, बिल्कुल क्लियर था। या मेरी एक हलाल नाम की फिल्म आई थी मराठी में, जिसके ऊपर भी मैंने काफी उसका रिव्यू भी कंट्रोवर्सी। किया है, रिव्यू किया है मैंने उसका। यस, आपने रिव्यू किया है उसका। हम्म, तभी भी ये हुआ था, तभी भी घर तक मेरे फोन आए थे कुछ लोगों के, और वो सब। बट सी, देर आर सर्टन थिंग्स एज अ स्टोरी टेलर, यू नीड टू स्पीक अबाउट देम, यू नीड टू टेल अबाउट देम। और इस बात का हमें बहुत ही गर्व होना चाहिए, और हमें बहुत खुश होना चाहिए इस बात को लेके कि आज हम हम्म, भारत जैसे देश में रहते हैं, जहाँ पे आज भी आप विरोधी विचारधारा की बातें सामने रख सकते हैं। दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे आप ये बात नहीं कर सकते। सो हमारे देश का एक बड़कपन है कि देर देर आर प्रॉब्लम्स, पीपल समटाइम्स थिंग्स गेट बैंड, लोग मोर्चे निकालते हैं, लोग तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन स्टिल देयर इज वॉइस फॉर एवरीबडी इन दिस कंट्री। दैट इज व्हाट आई फील। और सर, फिर अभी फिल्म को जब सक्सेस मिली उसके बाद में इंडस्ट्री के अंदर से और इंडस्ट्री के बाहर से ऐसे कोई एक्सट्रीम रिएक्शंस आपको देखने को मिले? जैसे किसी ने आपको मैसेज किया हो या कहा हो कि ये क्या, क्यों किया, क्या क्या, ऐसे कोई एक्सट्रीम रिएक्शंस इंडस्ट्री के अंदर या बाहर से आपको देखने को मिले? नहीं 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 नहीं, इंडस्ट्री के अंदर तो मतलब जिन जिन लोगों ने मुझे फोन किए हैं हम्म, उन्होंने प्रशंसा ही की है, हम्म, एंड दे हैव बीन वेरी एनकरेजिंग। उनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ जिन ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता था। सो और बाहर, मतलब जो नॉर्मल ऑडियंस है या कॉमन पब्लिक है, मुझे अभी कुछ दिनों पहले किसी ने बताया कि एक थिएटर में एक महिला ने चप्पल उतार के मार दी स्क्रीन पे जब मैं आया तब। तो मैंने कहा कि यार, अगर मुझे वो चप्पल मिल जाती तो मैं उसको बिल्कुल आज तक का मेरा सबसे कीमती, प्रेशियस सबसे अवार्ड। बेशकीमती अवार्ड के तौर पे मैं उसको रखता, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। नो अवार्ड कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ अ हाई, कि एक महिला ने चप्पल मार दी कि साला ये आ गया बिट्टा स्क्रीन पे। तो लोग कैरेक्टर से बहुत नफरत करते हैं, डरते हैं। काफी सारे लोगों के रिएक्शन आए कि मुझे एक एक रिएक्शन ऐसा भी आया कि अगर ये नाटक होता और तुम स्टेज पर होते तो हम स्टेज पे आके मारते तुम। तो दैट इज द सक्सेस ऑफ वॉट एवर वी हैव डन। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। ऐसा कोई एक्सट्रीम का रिएक्शन ऐसा आज तक तो कभी नहीं आया कि नहीं, हमें पसंद ही नहीं आया, कि तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था ये सब कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं आया। नो।
सर थोड़ा सा भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री मतलब पावनखिंड और शेर शिवराज फिल्म आने वाली उसके बारे में पूछना चाहूंगा। पावनखिंड को लेकर बहुत सारी सोशल मीडिया पर मांग थी कि उसको हिंदी में रिलीज, हिंदी डब करके रिलीज किया जाना चाहिए था। तो क्या जी। अभी अगली जो शिवराज अष्टक की अगली जो 4 फिल्म्स है, क्या उन्हें हिंदी में डब करके रिलीज करने के बारे में सोचा जा रहा है? दिग्पाल नार्जीकर जी ने क्या इसके बारे में सोचा है? प्लीज बताइए। देखिए, इच्छा तो हमारी भी बहुत होगी कि हम पहुंच पाएं ज़्यादा ऑडियंसेस तक, लेकिन हिंदी डबिंग का और उसका एक बजट है। और हम्म, सी फाइनली इट इज़ अ फिल्म। और जब भी आप एक प्रोडक्ट बना के बेचते हो, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं लागत कितनी लगाने वाला हूँ और मुझे उसमें से रिटर्न कितना मिलने वाला है। मेरा दूसरा मानना ये है कि अगर आपको फ़िल्म हिंदी पैन इंडिया, जिसको आज एक नई टर्म आजकल ही चल पड़ी है, हम्म, पैन इंडिया, अगर आपको हम्म, पैन इंडिया फ़िल्म करनी है, तो उसके बारे में आपको पहले से सोचना पड़ता है। आप अचानक से ये नहीं सोच सकते कि चलो अब चल गई मराठी में तो डब करके लगा हम्म, देंगे। सो येस, वी वुड वांट टू। पावनखिंड के बारे में तो नहीं हो पाया, शायद शेर शिवराज के बारे में भी ना हो, लेकिन इसके बाद हम्म। की जो 4 फ़िल्में हैं, उनको हम ज़रूर चाहेंगे कि हम पैन इंडिया लेवल पे उसको रिलीज़ कर पाएँ। नहीं, मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि वो फिल्में और बड़े बजट के साथ में बने, और पावन किंग को अभी जो सफलता मिली है तो वो बजट में इम्प्रूवमेंट और ज्यादा बढ़िया टेक्निकली वो अगली 4 फिल्में वेलमेड बने, यही मैं बिल्कुल, चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम भी यही चाहते सर, अगली जो आप अगले कौन से प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रहे हैं, या अगले अपने कुछ फिल्मों के बारे में प्लीज बताइए। अभी तो शेर शिवराज आ रही है 2022 की, जो मेरी 22 अप्रैल को। रिलीज़ है 22 अप्रैल 2022। मैंने हम्म, कश्मीर फाइल्स के पहले एक हिंदी फ़िल्म की है, एंड आई एम ईगरली ओके, वेटिंग फॉर दैट फ़िल्म। उस ओके, फ़िल्म के निर्देशक हैं श्री राजकुमार संतोषी। ओके, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम राज जी हैज़ डन अ फ़िल्म। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसके बारे में मैं अभी कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आई एम श्योर ओके। प्रतीक, जब उसका पहला पोस्टर या टीज़र जो भी आएगा, तुम ज़रूर फ़ोन करोगे मुझे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगेन अ वेरी डिफरेंट रोल। एंड राज जी जैसा मेकर है, मतलब जिन्होंने हमें घायल, घातक से लेकर अंदाज़ अपना अपना से लेकर इतनी सारी फ़िल्में उन्होंने बनाई हैं। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट फ़िल्म। द शूटिंग इज़ कंप्लीट, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, उस फ़िल्म का म्यूज़िक जो है वो ए आर रहमान सर कर रहे हैं। सो अरे वाह। अब उसी पे वो काम चल रहा है सारा। और मैं ये होप कर रहा हूँ कि इसी साल वो फ़िल्म भी रिलीज़ हो। क्योंकि हमने अगेन जब कोविड चल रहा था, तब सितंबर मंथ में हमने उसको उस फ़िल्म को शूट किया था। जो कैरेक्टर मैं कश्मीर फाइल्स में प्ले कर रहा हूँ, उसके बिल्कुल डायगोनली अपोज़िट कैरेक्टर अगेन इन दैट फ़िल्म। एंड इट इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग फ़िल्म, वेरी इंटरेस्टिंग फ़िल्म। मैं इतना ही कह सकता हूँ उस फ़िल्म के बारे में। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट वन। सर मैं तो चाहूंगा द कश्मीर फाइल्स को जैसी सफलता मिले उस फिल्म को भी मिली है, वैसी सफलता ही आपकी आने वाली सभी फिल्मों को मिले, शेर शिवराज को भी वैसी ही सफलता मिले। आणि सर, आमच्या चॅनलला तुम्ही जो वेळ दिला त्याबद्दल हृदयपूर्वक खूप खूप आभार सर। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। आप जैसे लोगों धन्यवाद की सर। वजह से हम लोगों तक पहुंच पाते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद।